का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले देखिए आप ये ऑन द शो आज कौन सी खबरें चुनी गई हैं इस शो के लिए। शुरुआत दाल की एक खबर के साथ। दाल की महंगाई पर गहरा रही है चिंता। थाली से जुड़ी हर खबर मनी सेंट्रल सबसे पहले आपके पास पहुंचाता है, चाहे बात हो मसालों की, चाहे बात हो अनाज की। आज बात करेंगे दाल की। बैंकों में घट रही इंश्योर्ड जमा। यह बात आपको थोड़ी सी हजम नहीं होगी, लेकिन यह सच है। बैंकों में ऐसी जमा घट रही है जिसका बीमा है। बीमा एक निश्चित लिमिट तक होता है। क्या वो लिमिट है, क्यों बढ़ रही है ये डिपॉजिट जिसका इंश्योरेंस नहीं है, ये जानेंगे। क्यों बढ़ गया भारत का व्यापार घाटा, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, क्यों पहुंचा। एक खुशखबरी है कि कुछ समय बाद निर्यात में कुछ रिकवरी दिखी है, लेकिन उसके बाद भी व्यापार घाटा क्यों बढ़ गया, इस आंकड़े के भीतर चलेंगे, छानेंगे, बीनेंगे, बटोरेंगे अपने काम की खबर। इसके आगे बात करेंगे भारत यूके के एफटीए की। कहां फंस गया भारत यूके का एफटीए। पिछली दिवाली को होना था, ये दिवाली भी निकल गई, अभी भी कुछ बनती बात दिख नहीं रही है। कहां फंस गया ये एफटीए, जानेंगे। अमेरिका चीन कैसे आ गए साथ साथ। जी हां, ये आज दिन की सबसे बड़ी खबर है। दो ऐसे देश जिनको एक तरीके से बिल्कुल आमने सामने माना जाता है, आज उन दोनों ने साथ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां से कुछ खास निकला। क्यों निकला, क्या उस बैठक में था, क्या सबसे बड़ी चिंता थी, ये सब कुछ जानेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में। और एक इंटरेस्टिंग खबर चलते चलते और होगी, वो है दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट से। दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में भारतीयों का निवेश लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, दुबई को ही क्यों चुना जा रहा है, ऐसा क्या हुआ कि भारतीय निवेशक दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में सबसे बड़े निवेशक बन गए, ब्रिटिश को पीछे छोड़ दिया। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये जानेंगे एक और बड़ी खबर में। शुरुआत लेकिन आपकी थाली की खबर के साथ। टमाटर और प्याज के बाद अब दालों और अनाज की महंगाई थाली का बजट बिगाड़ सकती है। हाल में जारी हुए थोक और रिटेल महंगाई के आंकड़ों में यह पता चला कि खाने की वस्तुओं की महंगाई नियंत्रित नहीं है, नियंत्रण के बाहर नजर आ रही है। दाल और अनाज की महंगाई में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। अनाज के लिए रिटेल महंगाई लगातार दहाई के अंक में बनी हुई है। रिटेल महंगाई, ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन तो घटी, लेकिन अगर आप दालों की बात करें तो वहां दहाई के अंक में है, चाहे थोक की बात करिए, चाहे रिटेल की बात कीजिए। इस साल देश में अनाज और दलहन की उपज कम अनुमानित है, जिस वजह से इसकी महंगाई बढ़ रही है और आशंका है कि आने वाले दिनों में महंगाई और भड़क सकती है। सर, रिटेल महंगाई के आंकड़े क्या बता रहे हैं, अगर हम भीतर से इनको पढ़ने की कोशिश करें, और दाल पर इतनी चिंता क्यों है? शुभम, रिटेल महंगाई के आंकड़े पिछले सप्ताह है जब दिवाली का अवकाश चल रहा था, और उन आंकड़ों में से जो सुर्खी निकली, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन थी वो तो 5% से नीचे थी, पर उसके भीतर काफ़ी कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसको लेकर ना तो सरकार मुतमईन हो पाएगी महंगाई को लेकर, और ना रिजर्व बैंक मुतमईन हो पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीरियल्स की अनाज की इन्फ्लेशन है वो अक्टूबर में 11% के दहाई के अंक में दिखाई दे रही है, यानी अनाज में लगातार कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बना हुआ है। दालों की इन्फ्लेशन भी उसी तरीके से ऊंची बनी हुई है। खाद्य उत्पादों में जो बाकी हिस्से हैं वहाँ भी 6% से ऊपर की इन्फ्लेशन बनी हुई है। तो ये जो गिरावट आपको दिखाई दी अक्टूबर में, सब्जियों की कीमतों में थोड़ी कमी के कारण दिखाई दे रही थी। ज़्यादातर प्रमुख चीज़ें जो खाद्य महंगाई को प्रभावित करती हैं उनमें बढ़ोतरी दिखाई दी। ठीक इसी तरह से जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, जिसको CFPI कहा जाता है, वो भी 6% से ऊपर रहा। CFPI में वो सारे फूड प्रोडक्ट शामिल होते हैं जो आपके खाने की महंगाई की एक छोटी मोटी तस्वीर देते हैं, बड़ी एक तस्वीर देते हैं व्यापक स्तर पर, हालांकि स्थानीय स्तर पर महंगाई इससे ज़्यादा होती है। और इसलिए अब सरकार और रिजर्व बैंक दोनों को ये मानना पड़ रहा है कि महंगाई का एक बड़ा नया दौर आने वाला है। जैसे जैसे खरीफ की फसल के आंकड़े सामने आते जाएंगे, खरीद के आंकड़े सामने आते जाएंगे, अभी जो शुरुआती आंकड़े आए उन्होंने महंगाई में के आंग में ईंधन डाला है। आने वाले समय में महंगाई, दाल और अनाजों की महंगाई में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। बैंकों में एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलने की वजह से बैंकों में ऐसा पैसा जमा हो गया जिस पर इंश्योरेंस नहीं है। दरअसल DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 22-23 के दौरान बैंकों में जमा सिर्फ 46.31% डिपॉजिट ही इंश्योर्ड है, जबकि 21-22 में यह आंकड़ा 49% का था। बैंकों में जमा 5 लाख रुपए तक की रकम का इंश्योरेंस होता है, लेकिन बैंकों में जमा पर ज़्यादा ब्याज मिलने की वजह से ज़्यादा और सुरक्षित रिटर्न का मकसद से जमाकर्ता पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसा बैंकों में
रख रहे हैं। बैंकों में गैर इंश्योरेंस वाली रकम इसीलिए बढ़ रही है। सर, कौन से डिपॉजिट ऐसे हैं जिनमें ये निवेश बढ़ रहा है और बीमा कहां तक मिलता है? ये बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है जो हमें दिखाई दे रहा है। बैंकों में सुरक्षा के लिए 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर बीमा की सुविधा मिलती है। ऐसी स्थिति में अगर आपका बैंक डूब जाता है तो 5 लाख रुपए तक की जमा सिक्योर्ड है, जिसका एक इंश्योरेंस प्रीमियम देता है बैंक, और वो जमा आपको वापस मिल सकती है। इसे हाल में बढ़ाया गया था, पहले तो 1 लाख रुपए ही थी। लेकिन भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में जो पिछले 1 साल का बदलाव आया है और एफडी पर निवेश आया है, उसमें ज़्यादातर जमा बढ़ रही है 5 लाख से ऊपर के यानी लोग बड़ी एफडी करा रहे हैं बेहतर इंटरेस्ट रेट का लाभ लेने के लिए 6 और 7% के तौर पर, और इसलिए बैंकों के पास अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, ऐसे जिन पर बैंक्स की कोई गारंटी नहीं है बीमा देने की अगर बैंक डूबते हैं या बैंकों में कोई संकट आता है। दूसरा इसका बेहतर और एक और दिलचस्प पहलू इस पूरे घटनाक्रम का यह कि बैंक भी अब ब्याज दरें बढ़ाकर ऐसे डिपॉजिट्स को प्रमोट कर रहे हैं जो लंबे समय तक उनके पास रुक सकें। अभी हाल में रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बैंकों के लिए नॉन कॉलेबल डिपॉजिट्स की सीमा बढ़ा दी गई थी, 1 करोड़ रुपए कर दी गई थी। तो बैंकों की पूरी जद्दोजहद इस बात की है कि उनके पास लंबे समय के डिपॉजिट्स आ सकें और बड़ी संख्या में, बड़ी क्वांटिटी के या बड़ी राशि के डिपॉजिट आ सकें। लेकिन इसका दूसरा जो फ्लिप साइड पहलू है वो ये है कि जैसे ही डिपॉजिट 5 लाख रुपए से ऊपर निकलता है वो बीमा के दायरे से बाहर चला जाता है और उस पर बीमा सुरक्षा नहीं मिलती। लेकिन फिलहाल बैंकों के अंदर ऊंची ब्याज दर का लाभ लेने के लिए एफडी कराने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अक्टूबर के दौरान देश से निर्यात में जोरदार ग्रोथ के बावजूद व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अक्टूबर के दौरान 33.57 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ, लेकिन इंपोर्ट भी 65 अरब डॉलर से ज्यादा का दर्ज किया गया। इंपोर्ट में इस बढ़ोतरी की वजह से अक्टूबर के दौरान व्यापार घाटा 31.46 अरब रहा। सर, क्यों बढ़ा व्यापार घाटे का अगर आंकड़ा आप देखें तो क्या बताता है? 31.46 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा अक्टूबर के महीने में था, और इसमें सबसे बड़ा खलनायक गोल्ड है, सोना है। त्योहार से पहले सोने का इंपोर्ट बढ़ा और सोने के इंपोर्ट ने सरकार की कोशिशों को दरअसल ध्वस्त कर दिया। आपको याद होगा पिछले 1 साल से सरकार लगातार सोने के इंपोर्ट को डिस्करेज करने की कोशिश कर रही है, उस पर ड्यूटीज भी लगाई गई, बार बार एक कोशिश की गई कि भारत में सोने का आयात कम हो, लेकिन सोने का आयात वो भी महंगी कीमतों पर हुआ और उसने पूरे व्यापार घाटे को और भारत के पूरे विदेश व्यापार का संतुलन और बुरी तरह बिगाड़ दिया। एक्सपोर्ट्स में तो बहुत मामूली बढ़ोतरी भी दिखाई दे रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर था वो कच्चे तेल का था। कच्चे तेल पहले हम गोल्ड के इंपोर्ट को देखें, करीब एनुअल बेसिस पर अक्टूबर में सोने का इंपोर्ट 95% बढ़ा, 95% की बढ़ोतरी दिखाई दी। ये गोल्ड के इंपोर्ट का आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है, और इस टोटल जो गोल्ड इंपोर्ट है उसका आंकड़ा 7.23 बिलियन डॉलर का रहा, यानी भारत ने 7.23 बिलियन डॉलर का सोना इंपोर्ट किया। इसके अलावा कच्चा तेल दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर था जो भारत की आयात की बड़ी निर्भरता है। 89% के आसपास, 88-89% हम अपनी ज़रूरत का कच्चा तेल आयात करते हैं। कच्चे तेल की कीमतें भी इस दौरान बढ़ी, $80 से ऊपर रही, बीच में $90 से ऊपर भी निकल गई, रुपए में गिरावट आई, और इसलिए भारत के व्यापार घाटे पर, इंपोर्ट पर बड़ा दबाव दिखाई दिया। और ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो फैक्टर थोड़े लंबे समय तक जारी रह सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। सर, निर्यात में जो रिकवरी शुरू हुई है ये कितना राहत का संकेत है और ये कितनी लंबी चल सकती है? बेहद शुरुआती रिकवरी दिखाई दी है, खासतौर से सर्विसेज के साइड से थोड़े से एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी ये ट्रेंड थोड़ा मजबूत होता दिखाई देगा आने वाले समय में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग दिखाई देती है। हालांकि रुपए की कमजोरी का लंबे समय के बाद, पिछले 1 साल से रुपया कमजोर रहा, लंबे समय के बाद रुपए की कमजोरी का फायदा कुछ निर्यात क्षेत्रों में दिखने लगा है, हैंडीक्राफ्ट्स में या बाकी जगह, जहां रुपए की कमजोरी के कारण भारत के निर्यात थोड़े से प्रतिस्पर्धात्मक हो रहे हैं और इसलिए वहां बढ़ोतरी दिख रही है। पर इसका एक दूसरा हिस्सा यह भी कि रुपए की कमजोरी के साथ भारत के आयात उतने ही गैर प्रतिस्पर्धात्मक और महंगे होते जा रहे हैं। लेकिन इस साल पूरा ये वित्त वर्ष निर्यात में किसी बड़ी सफलता के आधार पर, या अभी अगले दो तिमाहियों में, अगले 6 महीनों में निर्यात में किसी बड़ी ग्रोथ की संभावना नहीं दिखती, क्योंकि अगर आप ग्लोबल ट्रेड के आंकड़े देखें, जो प्रोजेक्शंस हमारे पास आ रहे हैं दुनिया में ट्रेड की ग्रोथ के, वो निर्यात में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना जताते हुए नहीं दिखते। अंशुमान जी ने जिक्र किया कि व्यापार घाटा बढ़ने की एक बड़ी वजह गोल्ड था जो सरकार की नाक में दम करा। गोल्ड से जुड़ी एक सूचना और कि अमेरिकी करेंसी डॉलर में आई नरमी की वजह से सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। विदेशी बाजार में सोने का भाव बढ़कर $1970 पर कारोबार कर रहा है। बुधवार को डॉलर इंडेक्स घटकर 104 के नीचे आ गया, जो करीब 10 हफ्ते का निचला स्तर है। डॉलर इंडेक्स में आई इस नरमी की वजह से सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। 2023 के दौरान वैश्विक स्तर पर चांदी की इंडस्ट्रियल मांग का क्या नया रिकॉर्ड बन सकता है? सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि 2023 में चांदी की ग्लोबल इंडस्ट्रियल मांग 8% बढ़कर 17,917 टन रह सकती है। हालांकि इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने के बावजूद
कुल 10% कम रहने का अनुमान है, क्योंकि इस साल ज्वेलरी, बर्तन और निवेश के लिए चांदी की मांग में गिरावट का अनुमान है। सितंबर तिमाही के दौरान कमोडिटी की कीमतों में आई गिरावट और ईंधन के दाम बढ़ने की वजह से कंपनियों के प्रोडक्ट उत्पादन की लागत घटी है, जिस वजह से कंपनियों के मुनाफे तो बढ़े, लेकिन सुस्त कारोबार की वजह से रेवेन्यू की ग्रोथ देखने को नहीं मिली। कंपनियों की तरफ से तिमाही नतीजे घोषित करने का जो पूरा एक मौसम था वो अब खत्म हो चुका है। अधिकतर कंपनियों के मुनाफे दहाई के अंक में बढ़े, जबकि रेवेन्यू की ग्रोथ सुस्त रही। सर, इस गुत्थी को सुलझाइए कि रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, मुनाफे बढ़ रहे हैं। भारत की कंपनियों में ये परिदृश्य दोबारा फिर देखा जा रहा है। पिछले साल के दौरान हमने 2 बार तिमाहियों में परिस्थिति देखी थी, जहां कंपनियों की अगर हम कॉर्पोरेट भाषा में बात करें तो बॉटम लाइन अच्छी हो रही है और टॉप लाइन नहीं बढ़ रही, यानी बाजार में डिमांड नहीं है। रेवेन्यू की ग्रोथ केवल 6.2% है। जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं 3000 के आसपास कंपनी, 3500 कंपनियों के रिजल्ट्स के एनालिसिस के आधार पर जो आंकड़े मिल रहे हैं, उसमें जो रेवेन्यू की ग्रोथ है यानी सामान बेचने की, बिक्री की वो केवल 6.2% है, लेकिन नेट प्रॉफिट में करीब 40%, 41% की ग्रोथ दिखाई दे रही। तो इसके 2 महत्वपूर्ण कारण दिखते हैं। एक तो ये कि कंपनियों ने इस दौरान जो कीमतों में बढ़ोतरी की, एफएमसीजी कंपनियों ने की और बाकी जगह की, उसका फ़ायदा कंपनियों को अपने प्रॉफिट मार्जिन्स बेटर करने में मिला, क्योंकि जहां बिक्री नहीं हो रही थी, ऑटोमोबाइल आपके सामने सबसे ताज़ा उदाहरण है, जहां ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कारें कम बेची पर कारों की कीमत ज़्यादा बढ़ा दी, तो इसलिए उन्हें बेहतर रेवेन्यू मिलना शुरू हो गए। यही स्थिति हमने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी देखी और कई और जगह देखी। तो कंपनियों ने कीमतें बढ़ाकर अपने रेवेन्यू मार्जिन्स बेहतर कर लिए, प्रॉफिट मार्जिन्स बेहतर कर लिए, क्योंकि सेल्स नहीं बढ़ी। और दूसरा पहलू ये था कि बाद में कमोडिटी की कीमतों में गिरावट आई। हमने अभी इसी हफ्ते WPI के आंकड़े देखे जो डिफ्लेशन दिखा रहे हैं और एक किस्म की मांग में कमी और उत्पादन में कमी दिखा रहे हैं। तो इस वजह से भी कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट बेहतर करने में मदद मिली है। तो अगर आप कॉर्पोरेट नतीजों को, गुत्थी है शुभम कि अगर कॉर्पोरेट नतीजों को आप स्टॉक इन्वेस्टर के तौर पर देखते हैं तो ये नतीजे बहुत अच्छे दिखेंगे आपको, क्योंकि कंपनियों के मुनाफे 40%, 41% औसत 8 तिमाहियों की ऊंचाई पर हैं और स्टॉक मार्केट में उसका नतीजा देखना चाहिए। पर अगर आप बाजार में मांग की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको बेहद निराशा होगी, क्योंकि जब कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ेगा तब वो अपने कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए जॉब्स लेंगी, मार्केटिंग और नेटवर्क में पैसा डालेंगी, और यही वो असंगति है जो इन आंकड़ों से दिखाई देती है। आकर्षक ब्याज दरों की वजह से भारत के डेट बाजार में विदेशी निवेशकों का निवेश लगातार बढ़ रहा है। नवंबर में अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने डेट मार्केट में $1.15 अरब का निवेश किया, जो किसी भी महीने पहले पखवाड़े में 26 महीनों का सबसे ज़्यादा निवेश है। अगले साल विदेशी इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की होने वाली लिस्टिंग को देखते हुए विदेशी निवेशक भारतीय डेट मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। सर, अपनी रणनीति में क्यों बदलाव किया? भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों का बॉन्ड में निवेश बढ़ना अच्छी खबर है, और ये उस खिड़की के खुलने के इंतज़ार की भी शुरुआत है जो अगले साल खुलेगी, जब मॉर्गन स्टैनले के JP मॉर्गन के इंडेक्स में भारत सरकार के बॉन्ड जारी होंगे और शामिल होंगे। भारत में सरकारी बॉन्ड सबसे बड़ा बाजार है, और फिलहाल जो FPIs हैं, विदेशी निवेशक हैं, वो फुली एक्सेसिबल रूट, जिसको FPR रूट कहा जाता है, FAR रूट कहा जाता है, उससे भारत में निवेश कर सकते हैं। भारतीय बाजार में इस समय बॉन्ड निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि ब्याज दरें ऊंची हैं, बढ़ी हुई हैं, और रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कमी की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही। सरकार के बॉन्ड्स में भी अच्छा 6.5-7% के आसपास का ब्याज मिल रहा है। इसलिए हम एक शिफ्ट सा देख रहे हैं, इक्विटी बाजार से विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं और बॉन्ड मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। ये आगे भविष्य में जब भारत के सरकारी बॉन्ड ग्लोबल ट्रेड में जाएंगे तो उसमें शायद विदेशी निवेशकों का जो कॉन्फिडेंस है, जो भरोसा है, उसे मजबूत करने में मदद करेंगे। हालांकि दूसरा पहलू यह भी है कि अगस्त में करीब 12,144 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश हुआ, लेकिन ये विदेशी निवेशकों के उस निवेश की भरपाई नहीं है जितना पैसा विदेशी निवेशक पिछले दिनों में इक्विटी मार्केट से निकाल चुके हैं। भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA की बातचीत लंबी खिंचती दिख रही है। समझौते की घोषणा के लिए पहले जो समय निर्धारित किया गया था वह पूरा हो चुका है, लेकिन समझौते पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। समझौते के कई चैप्टर ऐसे हैं जिन पर दोनों पक्ष सहमत नहीं है। कहां अटक गया समझौता सर? 13 दौर की वार्ताएं, करीब 13 दौर की वार्ताएं भारत और यूके के बीच में हो चुकी हैं। भारत की दृष्टि से यह भारत का सबसे महत्वाकांक्षी समझौता था। यूरोप के किसी देश के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। यह पहला प्रयोग था यूरोप के किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का। अभी 2 साल पहले तक, जब ब्रेग्जिट से पहले तक यूके EU का हिस्सा था, और तब वहाँ से बाहर निकलने के बाद जिस FTA की सबसे ज़्यादा संभावना बनती दिखाई दी थी वो इसके साथ, जो भारत और यूके के साथ थी। हाल में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत
भारत आए थे G20 की बैठक में, तब ऐसा लग रहा था कि मानो समझौता हुआ है, सब कुछ तय हो गया। इस तरीके के संकेत भारत सरकार की तरफ से भी दिए गए, अधिकृत रूप से उच्च स्तर से दिए गए कि बस समझौते पर दस्तखत होने वाले हैं, दिवाली के आसपास दस्तखत हो जाएंगे। पर आज भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी का एक चौंकाने वाला बयान आया। कॉमर्स सेक्रेटरी ने यह कहा कि भारत और यूके के बीच समझौते को लेकर कोई डेडलाइन, समय सीमा नहीं तय की गई। हमारी एक टाइमलाइन है, उस पर हम बात कर रहे हैं। 13 दौर की वार्ताओं के बाद भी भारत और यूके कुछ बेहद महत्वपूर्ण हिस्सों पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। भारत की तरफ से इस बात का भी संकेत दिया गया कि ऑटोमोबाइल आयात पर, खासतौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल के आयात पर भारत सरकार कुछ रियायतें देने को तैयार है। हालांकि भारतीय उद्योगों में उसको लेकर काफ़ी रिजर्वेशंस हैं। भारतीय उद्योगों का मानना है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भारत में उनका उत्पादन प्रोत्साहन दीजिए बजाय उनका आयात सस्ते करने के, लेकिन भारत इस समझौते के लिए कुछ रियायतें देने को तैयार है। पर अभी भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिन पर फैसले और सहमति की घड़ी नहीं आई है। सोशल सिक्योरिटी को लेकर, लेबर मूवमेंट को लेकर, प्रोडक्ट के ओरिजिन को लेकर, जो प्रोडक्ट यूके के जरिए भारत में आएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर, स्कॉच विस्की को लेकर, मीट के एक्सपोर्ट को लेकर, चॉकलेट्स को लेकर, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो 13 दौर की वार्ताओं में हल नहीं हो पाए हैं। और फिलहाल अब जिस तरीके की उथल पुथल ब्रिटेन की राजनीति में शुभम शुरू हुई है इस समय, और जिस तरह ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ने अपने गृह मंत्री को हटाया है और कई तरीके की खींचतान शुरू हुई, उसमें जाकर ये समझौता और ज़्यादा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी भीतरी राजनीति में ऋषि सुनक उलझे हुए हैं और इसलिए समझौता शायद थोड़ा और लंबा खींचेगा। आरबीआई ने बजाज फाइनेंस के 2 प्रोडक्ट के जरिए कर्ज देने के जो प्रोडक्ट थे उन पर रोक लगा दी। आरबीआई की तरफ से कहा गया कि ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के जरिए दिए जाने वाले कर्ज तुरंत रोक दिए जाएं। ये डिजिटल लैंडिंग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। सर, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी देश की सबसे रेप्यूटेड एनबीएफसी मानी जाती है और आरबीआई उसके 2 प्रोडक्ट को रोक रहा है। संकेत क्या है, कैसे इस फैसले को समझें, कौन से प्रोडक्ट थे जिन्हें बंद? काफी सख्त फैसला था आरबीआई का बजाज फाइनेंस का, और डिजिटल लेंडिंग को लेकर एक किस्म का एक क्रैकडाउन है जो आरबीआई ने किया है। आपको याद होगा, मनी सेंट्रल के नियम में दर्शकों को याद होगा कि हम लगातार डिजिटल लेंडिंग पर आरबीआई जो नियम तय कर रहा है उनके बारे में आपको बताते जा रहे हैं। डिजिटल लेंडिंग को लेकर जो बीएफएसआई उद्योग है और खासतौर से जो एनबीएफसीज कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उनके लिए रिजर्व बैंक ने बेहद सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। उन दिशा निर्देशों के तहत इस तरीके के डिजिटल कर्ज के प्रोडक्ट लाने के लिए कई सारी नियमों और शर्तों को पूरा करना होता था। लेकिन बजाज फाइनेंस के दोनों प्रोडक्ट जिनका जिक्र शुभम ने किया, ये दोनों प्रोडक्ट उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे और ये काफ़ी सख्त फैसला माना जा रहा है। रिजर्व बैंक ने शायद इसके जरिए संकेत देने की कोशिश की कि डिजिटल लेंडिंग में जब तक पूरी तरह पारदर्शिता नहीं होगी उस पर आगे बढ़ने की छूट नहीं मिलेगी। दिन की सबसे बड़ी खबरों का रुख करते हैं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और 2022 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की गई है। विश्व मौसम संगठन यानी WMO के आंकड़े बताते हैं कि 2022 के दौरान पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर प्री इंडस्ट्रियल युग के मुकाबले 50% ऊपर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा भी बढ़ी है और आशंका जताई जा रही है कि 2023 के दौरान इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। गैसों की मात्रा जो बढ़ रही है, इसी वजह से पर्यावरण में तापमान भी बढ़ता है। सर, कौन कौन से लक्ष्य ऐसे रखे गए थे जिनको नहीं पा सकी दुनिया? शुभम, ये बड़ी हार है, पूरी दुनिया की सामूहिक हार है और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि इस खबर की चिंताएं शायद लोगों को तब समझ में आएंगे जब ये प्राकृतिक आपदाओं के और ज़्यादा असर हमें सामने दिखाई देंगे। पिछला 2 साल दुनिया में भयानक प्राकृतिक आपदाओं का था। बाढ़, तूफान, जंगल जलने की घटनाएं। हुआ ये कि पूरी दुनिया ने सहमति के तौर पर पिछले 1 दशक में जो चीज़ें तय की थी, जो शर्तें तय की थी अपने लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दृष्टि से, उनमें सब में सामूहिक रूप से सफलता हासिल हुई है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने आंकड़े जारी किए हैं। आप एक तरफ से पूरी सीरीज देखते चले जाइए, चाहे वो कार्बन का लक्ष्य हो, चाहे ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का लक्ष्य हो, चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन के उत्सर्जन को रोकने का लक्ष्य हो, पूरी दुनिया बुरी तरह से असफल हुई। आंकड़े बता रहे हैं कि जो CO2 थी, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो लेवल था वो प्री इंडस्ट्रियल एरा से 50% ऊपर रहा। तापमान कम करने की दिशा में जिन ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन रोका जाना था वो पूरा का पूरा लक्ष्य सफल हो गया। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का जो उत्सर्जन था वो रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया 21-22 के दौरान, जबकि इसे रोका जाना था। तमाम कोशिशों के बाद भी, साइंटिफिक कम्युनिटी की कोशिशों के बावजूद, तमाम राजनेताओं की लक्ष्यदार बातें और पर्यावरण को ठीक करने के लिए सहमतियां और फोटो अपॉर्चुनिटीज़ और तमाम जगह की कोशिशों के बाद भी WMO ने यह कहा है कि पूरी दुनिया उल्टी दिशा में जा रही है।
दुनिया को चाहिए पर्यावरण पर में नियंत्रण, दुनिया को चाहिए ग्रीन हाउस गैसेज में उत्सर्जन में कमी, कार्बन में कमी, नहीं तो हमने जो बनाया वो सब तबाह होता दिखाई देगा। लेकिन दुनिया के देश बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहे हैं। और अब जो करंट ट्रेजेक्ट्री है तापमान बढ़ने की, हमने आपको बताया था भी हाल में एक मनी सेंट्रल में कि अक्टूबर का महीना दुनिया के सबसे गर्म महीनों में शामिल था, मतलब पिछले 1200 साल के जो रिकॉर्ड और डेटा उपलब्ध है। WMO ने कहा है कि ये सारी के सारी गणित दोबारा बैठकर तय करनी होगी, इसे सही तरह से देखना होगा, और दुनिया के पास कोई मैजिक वैंड या कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे सब काम किया जा सके। हो सकता है जल्द ही ये चिंताएं फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सामने उभर कर आएँ, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर बीमा कंपनियों ने, उद्योगों ने, खेती ने, एविएशन इंडस्ट्री ने, सब ने पूरी दुनिया में पर्यावरण की तबाही में बेहद बड़ा नुकसान उठाया है। भारत आपके सामने है, चाहे आप हिमाचल की आपदा देखें, उत्तराखंड की आपदा देखें, सिक्किम की बाढ़ देखें या दुनिया के बाकी हिस्सों में देखें। बट ये बड़ी असफलता है जो आज प्रत्यक्ष रूप से घोषित कर दी गई कि दुनिया अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिशों में बुरी तरह असफल रही है। तो सर, इसके असर क्या ये पर्यावरण के रूप में दिखेंगे, या इसके असर को और कैसे व्यापक समझने हो तो कैसे समझे जाएं? इस आंकड़े के बाद दुनिया के बैंकरों में और बीमा कंपनियों में बड़ी बेचैनी और खलबली है, क्योंकि उन्हें इन आंकड़ों का काफ़ी इंतजार था 2 वजह से। एक तो ये कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज को फिनांस कर रहे थे, जिन पर्यावरण को सुरक्षित रखने की परियोजनाओं को पैसा डाल रहे थे, उनका ये रिजल्ट कार्ड था, रिपोर्ट कार्ड था। उन्हें इससे पता चला कि जितना पैसा फिनांस किया, सरकारों ने जो कमिट किया, उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। यानी वो सारा पैसा, वो सारा इन्वेस्टमेंट जो किया गया था पर्यावरण को सुधारने में, उसका कोई नतीजा सामने नहीं निकला। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अब जिस तरह से एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन बढ़ेगा, प्रकृति नाराज होगी और जिस तरह से रिएक्ट करेगी, उस वजह से उन्हें आने वाले समय में अपने फायरवॉल्स को और अपनी ज़रूरतों को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। आप वो इकोनॉमिकम याद करिए जिसमें मैं विस्तार से हमने आपको क्लाइमेट चेंज की कॉस्ट बताई थी। इस आंकड़े के बाद मेरी सुबह बात हो रही थी, पूरी दुनिया के बैंकर्स और क्लाइमेट फाइनेंस में कॉस्ट के रीएवैल्यूएशन शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब ये स्थिति है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तो बढ़ ही गया, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ गया, मीथेन का उत्सर्जन बढ़ गया, तो इसका मतलब यह है कि जो हुआ है उससे कहीं ज़्यादा और निवेश की जरूरत होगी भविष्य में, तब इन चीज़ों को ठीक किया जा सकेगा। और इसलिए ग्रीन फाइनेंस की कॉस्ट आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज की कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ेगी। और वो सारे कैलकुलेशन जो ये माने गए थे कि 2023-24 तक कुछ सफलता मिलेगी, उस असफलता को देखते हुए सारी गणित, सारी गणनाएं दोबारा नए सिरे से की जा रही हैं, और इसलिए इसकी लागत, इसका असर वित्तीय सिस्टम पर ज़्यादा होगा पिछले सालों की तुलना में। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य कम्युनिकेशन फिर से स्थापित करने पर रजामंदी जताई। इस कदम को दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच ताइवान के मुद्दे पर किसी तरीके का हल नहीं निकल पाया है। करीब 6 साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। सर, इस मुलाकात से क्या निकल कर आया, बड़ी बातें अगर देखी जाएं तो? ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी और इस पर काफ़ी सुर्खियां हैं आज सुबह से। इस मुलाकात के, इस मीटिंग के, शी जिनपिंग के भाषण के, जो बाइडेन के भाषण के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के तमाम अर्थ निकाले जा रहे हैं। पर हमें सबसे पहले मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताएं, एक दवा का नाम आपने सुना है क्या? उसका नाम है फेंटेनिल। फेंटेनिल नाम की एक दवा पर अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों ने समझौता किया, और यह शायद अमेरिका की चिंताओं में, चीन से जुड़ी हुई चिंताओं में सबसे ऊपर था। फेंटेनिल नाम की एक दवा है जिस दवा को अमेरिका में लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पिछले 1 साल में 70,000 लोग इस दवा के ओवरडोज से अमेरिका में मारे गए हैं। इस दवा का जो प्रिकर्सर केमिकल है, यानी जो शुरुआती केमिकल है, उसका उत्पादन चीन में होता है। तमाम कोशिशों के बाद भी अमेरिका में इस दवा का इंपोर्ट और सप्लाई नहीं रुक पाई। आज जो पहला समझौता हुआ, आज या कल जो पहला समझौता हुआ शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच, वो फेंटेनिल को लेकर था कि फेंटेनिल का उत्पादन चीन को रोकना होगा, इसके प्रिकर्सर केमिकल का उत्पादन चीन को रोकना होगा। स्पष्ट रूप से कहा गया कि अमेरिका की सरकार इसकी मॉनिटरिंग करेगी और देखेगी कि इस दवा की आपूर्ति अमेरिका में ना हो। कितनी बड़ी चिंता है इस केमिकल को लेकर ये, इसलिए फेंटेनिल सब समझौते में सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा लेकर आया, और इस पर अमेरिका में काफ़ी सुर्खियाँ भी थी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हुई वो और भी चौंकाने वाली थी। ये तो अमेरिका के भीतरी मामले थे। अमेरिका और चीन ने दोनों ने डिफेंस सेक्टर में, जहां
एक 6 महीने पहले, 8 महीने पहले दुनिया ऐसा बता रही थी, इससे अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर सीधी जंग शुरू हो जाएगी। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ डिफेंस सेक्टर में कम्युनिकेशन स्थापित किया। नेता ये कहते सुने गए कि गलतफहमी मिसकम्युनिकेशन से पैदा होती है, कोट एंड कोट जो बाइडेन, कि अगर एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति को उठाकर सीधे फ़ोन कर दे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस स्तर की बात हुई। शी जिनपिंग का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण था। शी जिनपिंग ने कहा कि वो किसी भी स्थिति में अमेरिका के अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाहते, अमेरिका पे बेट नहीं करना चाहते। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में अमेरिका और चीन साथ साथ रह सकते हैं। अमेरिका और चीन की दोस्ती महत्वपूर्ण है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ किसी तरीके की आक्रामकता नहीं दिखाना चाहते और रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। ये लगभग मौसम का बदल जाने जैसा था। पिछले 1 साल से आप किसी भी सुर्खी में ऐसा नहीं देख रहे थे जहां आमतौर पर अमेरिका बनाम चीन के टीवी स्टूडियो में युद्ध तक की संभावनाएं और दोनों के हथियारों के नापजोख तक के विश्लेषण आपके सामने आ गए थे। तो इस बैठक ने दुनिया भर के वित्तीय बाजारों को काफ़ी राहत दी, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पर अमेरिका और चीन के बीच टकराव का असर दुनिया में वित्तीय बाजार के सेंटीमेंट पर पड़ता दिखाई दे रहा था। जो बाइडेन ने यहाँ तक था कि शी जिनपिंग को डिक्टेटर कहा था। आज जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डिक्टेटर से उनका मतलब उस शासन प्रणाली से था जिस शासन प्रणाली के तहत चीन चलता है, जो कि जिसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। शी जिनपिंग का भी भाषण काफ़ी महत्वपूर्ण था। कई सारे बदले हुए रुख के साथ दिखाई दिया। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में और कई जगह और भी समझौते हुए। कारोबारी जगत जो था अमेरिका का, उसने भी इस बैठक का स्वागत किया। सर, ये उलटफेर है कैसा? दुनिया भर में अगर इसका देखें तो क्या असर पड़ेगा? 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें दिख रही हैं इस उलटफेर से। पहली चीज़ तो ये कि ये केवल एक डिप्लोमेटिक पॉस्चरिंग है, ऐसा तो नहीं, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच में आक्रामकता के अंतिम लेवल तक की चीज़ें पहुंच चुकी थी। हमने ताइवान के संकट के दौरान देखा, दोनों देशों की तरफ से देखा। तो केवल पॉस्चरिंग तो नहीं है, क्योंकि ये मुलाकात काफ़ी तैयारियों के बाद हुई और जब उच्च स्तर पर मुलाकात होती है तो 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देंगी। एक महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई देगी कि क्या चीन और अमेरिका के बीच व्यापार के रिश्ते बेहतर होंगे। चीन ने कुछ प्रतिबंध अमेरिका पर लगा रखे हैं, अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध चीन पर लगा रखे हैं। दोनों देश मिलकर दुनिया में काफ़ी बड़े टेक्नोलॉजी हिस्से को सपोर्ट करते हैं, बनाते हैं। कहीं चिप्स बन रहे हैं तो कहीं चिप्स का रॉ मटेरियल है, कहीं टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तो कहीं फैब्रिकेशन फैक्ट्रीज उपलब्ध हैं, कहीं प्रोडक्ट की डिज़ाइन है तो कहीं प्रोडक्ट का उत्पादन सेंटर है। तो अमेरिका और चीन के बीच इस तनाव के कारण शुभम पिछले 1-2 साल में दुनिया की सप्लाई लाइन ध्वस्त हो गई, अस्त व्यस्त हो गई। बहुत सारे सामान नहीं मिल रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जब शी जिनपिंग वापस लौटेंगे बीजिंग और राष्ट्रपति जो बाइडेन वापस व्हाइट हाउस आएंगे सैन फ्रांसिस्को से, तो क्या दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते बेहतर करने पर बात होगी। और अगर कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक रिश्ते सामान्य होते हैं तो ये माना जाएगा कि ये पूरी सहमति किसी बड़े नतीजे को लेकर सामने आई है। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बड़ा मुद्दा था। जब बैठक हुई तो उसमें बड़ा चिंता इस पर भी जाहिर की गई, ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल था और ये इस बैठक का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जिसमें अमेरिका और चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की। संयुक्त बयान में भी बात आई है, कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहद खतरनाक परिस्थिति के तौर पर सामने आ रहा है और दोनों तरफ के अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि दोनों देशों को इस क्षेत्र में सहयोग करना चाहिए। आपको याद होगा, हमने विस्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कानूनी उपायों पर, व्यवस्थाओं पर भी इकोनॉमिकम में चर्चा की है। लेकिन दोनों देश खास तौर पर एक दूसरे के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारियों पर सहमति बनाने पर राजी हुए। यह भी एक किस्म की पॉस्चरिंग या प्रदर्शन है, पर कितनी सहमति बनेगी, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आविष्कार या जो प्रयोग चाइना में हो रहे हैं अमेरिका को उनमें एक्सेस मिलेगी या चाइना अमेरिका के उन कार्यक्रमों में एक्सेस देगा, पता नहीं। लेकिन इन वार्ताओं में जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चिंता की बात थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर था, जिसे लेकर दोनों देश प्रत्यक्ष रूप से काफ़ी दबाव में और खौफ में दिखाई दिए कि ये कुछ ऐसा हो रहा है जिसे संतुलित करना ज़रूरी है। दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में भारतीय सबसे बड़े निवेशक के तौर पर उभरे हैं। बेटर होम्स रेजिडेंशियल मार्केट की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दूसरी और तीसरी तिमाही में भारतीयों ने अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में सबसे ज़्यादा निवेश किया है। इस साल के शुरुआत में ब्रिटेन के निवेशक दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़े निवेशक थे। निवेश पर अच्छा रिटर्न और गोल्डन वीज़ा हासिल करने के लिए भारतीयों का रुझान वहाँ लगातार बढ़ रहा है। सर, दुबई ही क्यों? आपको याद होगा वो इकोनॉमिकम, उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे, जिसमें हमने बताया था कि भारत से किस तरह संपत्ति का या भारत के सुपर रिचेस का, इवन मीडियम रिचेस का, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का, मीडियम नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का, अपर मिडिल क्लास का पलायन भारत से हो रहा है और भारत की पूंजी जा रही। और हमने उसमें स्पेसिफिकली आपको बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में से
से निवेश आकर्षित करने में, पूंजी आकर्षित करने में, या उसे कैपिटल फ्लाइट करने कहें, दुबई का सबसे बड़ा योगदान है। और देखिए ये रिपोर्ट सामने खुलकर आ गई है, करीब 2-3 महीने पहले उस इकोनॉमिक कमेटी ने विस्तार से आंकड़े से बताया था। दुबई में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो एक, दुबई का रियल एस्टेट मार्केट भारत के रियल एस्टेट मार्केट की तुलना में ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक है, जो कि आश्चर्य की बात है। बॉम्बे और दिल्ली और एनसीआर के इलाकों से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं, ज़्यादा बेहतर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा अच्छी इन्वायरमेंट, ज़्यादा अच्छा हवा पानी आबो हवा, और उसी कीमत पर मिलने वाले फ्लैट्स रियल एस्टेट मार्केट में भारतीयों को लुभा रहे हैं। और धीमे धीमे भारतीय मुंबई या दिल्ली में पेंट हाउस लेने के बजाय, बड़े घर लेने के बजाय वहाँ निवेश कर रहे हैं। और ये वो रिपोर्ट बताती है कि दुबई में भारतीयों का निवेश बढ़ा। और कौन से भारतीयों का निवेश बढ़ा है? वो भारत के उच्च मध्यम वर्गीय लोग हैं, क्योंकि इससे पहले जो सुपर रिचेस थे उनके दुबई में निवेश पहले से मौजूद थे। तो एक किस्म से भारत के जो नया मिडिल क्लास है या जो अपर मिडिल क्लास है, उसके लिए दुबई एक नया आकर्षण का केंद्र है तमाम सुविधाओं के कारण। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि गोल्डन वीज़ा दुबई का एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। भारत के अधिकांश लोग जिनके पास थोड़ी क्षमता है वो दुबई का गोल्डन वीज़ा चाहते हैं, क्योंकि वहाँ कारोबार करने की तमाम सुविधाएं हैं, टैक्स के नियम उदार हैं। दुबई को बेस बनाकर आप दुनिया में कहीं भी कारोबार कर सकते हैं। इनफैक्ट यूरोप के लोग दुबई में अपने कारोबार शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, निवेश करते हैं, तो गोल्डन वीज़ा मिलने की संभावनाएँ थोड़ी और बेहतर हो जाती हैं। तो भारत की जो सुपर रिच या भारत के सुपर रिच तो खैर पहले से ही विदेश में निवेश कर रहे थे। भारत की जो मीडियम रिच या अपर मिडिल क्लास है, उनके लिए दुबई बेहद आकर्षक बाजार के तौर पर उभरा है, निवेश की दृष्टि से भी, रहने की दृष्टि से भी, सुविधाओं की दृष्टि से भी। और यही ये रिपोर्ट बता रही है कि करीब क्योंकि गोल्डन वीज़ा के नियम दुबई उदार कर रहा है, और गोल्डन वीज़ा के नियमों के हिसाब से यदि दुबई में आपकी करीब 2 मिलियन दिरहम की कोई प्रॉपर्टी है, 4.5 करोड़ रुपए भारतीय करेंसी के हिसाब से अगर 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है, तो गोल्डन वीज़ा की एक शर्त आप पूरी कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। आर्टिफिशियल सर्विसेज पर लागत को कम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है। कंपनी का इस चिप के जरिए एआई सर्विसेज को बेहतर तेज करने का प्रयास है। इसके अलावा लागत को भी कम करने की कोशिश है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को एआई की सुविधा के लिए इसके मेंटेनेंस से रखरखाव का मोटा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने अपने 2000 से ज़्यादा कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। जिन कर्मचारियों का तबादला हुआ है उन्हें 15 दिन के भीतर दूसरी जगह ज्वाइन करने को कहा गया है। साथ में यह भी बोला गया है, निर्देश के मुताबिक कर्मचारी अगर दूसरी जगह ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। आईटी कर्मचारियों के संगठन ने कंपनी के इस फैसले के खिलाफ शिकायत भी की है। यूको बैंक के तत्काल भुगतान सेवा यानी आईएमपीएस के जरिए बैंकों के कुछ खातों में गलती से 649 करोड़ रुपए या 79% राशि को वापस हासिल कर लिया गया है। हालांकि 800 करोड़ से ज़्यादा का पैसा आईएमपीएस के जरिए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया था। यूको बैंक ने शेयर बाजार को ये जानकारी दी और कई कदम भी उठाए हैं। जो रिसिपेंट थे जिनके पास ये पैसा पहुंचा था, उन पर रोक लगा दी गई है। खातों पर 820 करोड़ रुपए में से 649 करोड़ रुपए को वापस ले भी लिया गया है। कुल राशि का 79% पैसा वापस आ गया। बाकी को लाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ईडी को भी इसमें शामिल किया गया। इस मामले की सूचना उनको भी दी गई है। डावर के प्रवर्तक बर्मन परिवार ने आरोप लगाया कि कुछ स्वार्थ तत्व रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के हिस्सेदारी के अधिग्रहण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अपने 2 वरिष्ठ सदस्यों के खिलाफ करोड़ों रुपए के महादेव ऐप प्रकरण में मामला दर्ज होने के बाद परिवार ने बयान दिया। बर्मन परिवार ने मामले में किसी भी तरीके के होने से शामिल होने से इनकार किया है। कोई टिप्पणी सर आपकी? सबसे महत्वपूर्ण झटपट खबरों में माइक्रोसॉफ्ट की एआई चिप की तैयारी है। इसे गंभीरता से और काफ़ी उत्सुकता के साथ देखा जा रहा है। हमने जैसे आपको बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की तकनीक है, चारों तरफ इस पर चर्चा हो रही है। और अब जो आने वाले कंप्यूटर सिस्टम से उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी वाले चिप्स की ज़रूरत है, जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड उतनी तेज हो जो सामान्य कंप्यूटरों से ज़्यादा हो। और इसको लेकर दुनिया में पैरेलल होड़ चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट जो आमतौर पर चिप के निर्माण में अभी तक पीछे है या चिप नहीं बनाती है, चिप के लिए डेल और AMD जैसी कंपनियों, एनवीडिया जैसी कंपनियों पर निर्भर है। उसने पिछले ही साल कहा था कि वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिस प्रोजेक्ट का कोड नेम एथना था, जिसके तहत वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चिप्स बनाएगी। तो एक एज्योर माया 100 और कोबाल्ट 100 नाम के 2 चिप्स अगले साल लॉन्च होने जा रहे हैं। और इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ने फॉर्मली चिप बनाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बनाने के बाजार में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। इसकी तैयारी पूरी हो गई है और अब माइक्रोसॉफ्ट अपने आगे के सिस्टम्स में और भविष्य के सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चिप लेकर आएगी। और ये माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा डाइवर्सिफिकेशन होने वाला है।
AMD, डेल और दुनिया की और बड़ी चिप कंपनियां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेसिटी वाले चिप्स बना रही हैं, जो कि शायद अगले 1 साल में शुभम सामान्य हो जाएंगे कंप्यूटरों और लैपटॉप और सिस्टम्स में लगे हुए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर बहुत सारे सिस्टम और सॉफ्टवेयर उनमें काम कर रहे होंगे। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कंबोज लाल है।